हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस डॉक्टर टीच। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है आज के टाइम में। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर रखा है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, है ना, इस बीमारी में। इसमें डायग्नोस क्या क्या हम करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं तो उसकी सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और चलिए, लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइफाइड होता क्या है। व्हाट इज़ टाइफाइड? टाइफाइड फीवर इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाई बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला पैराटाइफी। बिल्कुल क्लियर है, टाइफाइड फीवर एक जीवाणु संक्रमण है जो कि साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब इसके बात करते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं होने के। सबसे पहला इसमें जो मेन कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो टाइफाइड होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। अशुद्ध पानी पीने से, अशुद्ध खाना खाने से सबसे ज़्यादा टाइफाइड देखा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा पुअर सैनिटेशन, मतलब साफ़ सफाई ना रखना। अगर हम नहीं रखते हैं तो उससे भी हमें टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। फीकल ओरल रूट से भी हो सकता है कि किसी भी पेशेंट को टाइफाइड है, अगर वो कहीं भी स्टूल पास करता है, अगर उसके कुछ पार्टिकल्स अगर हमारे कांटेक्ट में आते हैं ओरल रूट से, अगर हम उनको हमारे अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसमें भी हमें टाइफाइड हो सकता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई भी एक पेशेंट है जो टाइफाइड से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और अगर वो कहीं पे स्टूल पास करता है, उस पर कोई मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं, वही मक्खियाँ जा कर के हमारे खाने या फ्रूट्स के ऊपर बैठ जाती हैं या पानी में गिर जाती हैं, जो भी कुछ है, तो उससे को हम अगर यूज़ कर लेते हैं उसी खाने को या उसी फ्रूट्स या वाटर को, तो उससे भी हमें ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है ट्रैवल टू एंडेमिक एरियाज़। ट्रैवल टू एंडेमिक एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे स्थायी टाइफाइड है। जैसे कि कोई भी कंट्री हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस परमानेंटली हैं, या कोई स्टेट ऐसा हो गया, या किसी भी हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ हम चले गए जहाँ पे बहुत सारे केसेस टाइफाइड के हैं, तो वहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हमारे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें भी टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें बहुत सी अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, इसमें लक्षण क्या होते हैं पेशेंट के। जब पेशेंट हमारे पास आता है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको टाइफाइड है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो लक्षण इसमें आता है वो होता है हाई फीवर पेशेंट को होगा। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, इसमें पेशेंट को हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, पेट में दर्द रहता है बहुत, वीकनेस होती है पेशेंट को, कमजोरी आ जाती है बहुत, डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, कब्ज भी हो सकता है पेशेंट को, नोजिया होती है पेशेंट को, मतलब उसका जी मचलाता है बहुत, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, है ना, उल्टियाँ आ सकती हैं पेशेंट को, लॉस एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, खाना खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल। अगर ये सभी लक्षण पेशेंट में हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है। लेकिन हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, कैसे हम डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस भी पढ़ते हैं कि डायग्नोस हम क्या क्या करते हैं। तो डायग्नोस में हम सबसे पहले करते हैं बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट करते हैं। द बिडाल टेस्ट इज डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द सेम बैक्टीरिया एज साल्मोनेला। बिडाल टेस्ट हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब साल्मोनेला हमारे अंदर एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो उसी को डिटेक्ट करता है। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसी को डिटेक्ट करता है बिडाल टेस्ट और टाइफीडॉट टेस्ट। बिडाल टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो फिर पेशेंट को हम बता सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है। अच्छा, सेकेंड हम इसमें कराते हैं ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में भी हम कराते हैं क्योंकि ब्लड कल्चर में भी साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरियाज होता है तो वो हमें डायरेक्टली पता लग जाता है, ब्लड कल्चर में आ जाता है उसमें, है ना। तो इसमें साफ साफ मैंने लिख भी रखा है। तो ब्लड कल्चर बैक्टीरिया आर डिटेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड सैंपल।
ये ब्लड सैंपल से डायरेक्ट हमें पता लग जाता है। जब हम इसका कल्चर कराते हैं तो साल्मोनेला टाइफी अगर वहाँ से निकल के आता है रिपोर्ट्स में हमारी, तो भी हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है। अच्छा हाँ, ब्लड कल्चर में दूसरी बात एक और है, हम जब कराते हैं तो इसमें हमारी कुछ मेडिसिन भी निकल के आती हैं, एंटीबायोटिक्स। तो इसमें हमें ये भी पता लग जाता है कि आपको इस डिजीज़ में या इस बैक्टीरिया के साथ में कौन सी टैबलेट्स या कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से स्टूल कल्चर भी कराते हैं। स्टूल कल्चर डिटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम ए स्टूल सैंपल साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, है ना। तो स्टूल में भी साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है ना, आंतों का संक्रमण है। तो हमारे स्टूल में भी ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है तो ये प्रेजेंट हमें मिल सकता है, इसलिए हमें स्टूल कल्चर भी कराते हैं, उससे भी कंफर्म करते हैं। चौथा पॉइंट पे हमारा आता है टाइफी.IgG IgM। टाइफी एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये टाइफी टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडी फ्रॉम ए ब्लड सैंपल। द टेस्ट डिटेक्ट IgM एंड IgG एंटीबॉडीज, है ना। तो हमारा जब साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जब हम इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह की एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसको एक IgG कहते हैं और सेकंड हमारी IgM होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो भी कुछ मैंने बताया है डायग्नोज के बारे में। कोई भी जब पेशेंट आता है तो उसका डायग्नोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हम प्रॉपर तरह से डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट का, तो हम फिर उसी चीज़ का ट्रीटमेंट भी उसको दे सकते हैं, तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने डायग्नोस कर लिया है पेशेंट का, अब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देंगे। सबसे मेन चीज़ हमारी ये है कि अब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता है कि वो टैबलेट्स वगैरह ले सके, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सबसे पहले इंजेक्शन देते हैं मोनोसिफ 1 ग्राम IV BD सेफ्ट्रोक्सोन जिसके अंदर पाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम जब पेशेंट आएगा तो मोनोसिफ 1 ग्राम IV BD का मतलब होता है कि इंट्रावेनस देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं। ठीक है। जब पेशेंट थोड़ा हमारा स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट देते हैं टैबलेट फॉर्म में, तो वो टैबलेट हमारी होती है GP 400 mg ओरल BD, माउथ रूट से देते हैं मुंह के द्वारा। तो BD का मतलब हो गया दिन में 2 बार, जिसमें सेफिक्सिम सॉल्ट पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं 500 mg ओरल OD दिन में 1 बार। ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा आता है पैरासीटामोल 650 mg ओरल माउथ रूट से BD दिन में 2 बार। TDS अगर पेशेंट को ज़्यादा फीवर रहता है कंटिन्यू तो उसको हम 3 बार भी दे सकते हैं दिन में। और जब पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, जब ज़्यादा फीवर पेशेंट को नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में इसको हम SOS कर देते हैं, मतलब कि आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ती है तो देनी है पैरासीटामोल, अदरवाइज इसको नहीं देनी है। अच्छा, 5वें नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये हमें दोस्तों रेगुलर पेशेंट को देते रहना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड फीवर में देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि उसको उल्टी दस्त ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को, इसलिए हमें उसको ORS भी देते रहना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक नोट डाल रखा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को कोई और भी लक्षण दिखाई दे रहे तो उसको हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। जैसे अगर ज़्यादा उल्टी है तो फिर फेंटोप वगैरह वोमिकाइन वगैरह टैबलेट्स हमारी दी जाती हैं, तो वो पेशेंट को भी हमें देते रहना चाहिए। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वीकनेस वगैरह है तो मल्टीविटामिन वगैरह की जब पेशेंट रिकवर कर जाता है उसके बाद हम पेशेंट को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं ट्रीटमेंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमारा एक मेन पॉइंट इसमें और रहता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अडल्ट डोज है, ये हमारी अडल्ट डोज है सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अभी। अब मेन पॉइंट हमारा आता है कि इसमें हमें डाइट क्या लेनी है। डाइट भी बहुत ही मेन रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले प्लेंटी फ्रूट्स हमें लेने चाहिए, दलिया वगैरह भी खाना चाहिए, कोकोनट वाटर नारियल पानी भी पीना चाहिए, स्टीम वेजिटेबल्स, बॉयल पोटैटो। तो उबली हुई आलू, उबली हुई सब्जियों को भी हमें ले सकते हैं इसमें हम। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है स्पाइसी फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तले हुए फूड, ऑयली, ज़्यादा मिर्च वाले या फिर कोई पिज़्ज़ा बर्गर टाइप का इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये आंतों का संक्रमण होता है। हमारी आंतें उतनी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं उस समय होती हैं कि जो इस तरह के फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, फैटी फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने, नट्स वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेने टाइफाइड में। ये सारी चीज़ों को दोस्तों हमें अवॉइड करना होता है और ये सभी चीज़ों को हमें खाना होता है। ठीक है। आप लोग डाइट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।